हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में काफ़ी हद तक हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। अब हमारा केवल इसमें दो एस्पेक्ट बचा हुआ है। एक हमारा जो है माइक्रो बॉडीज़ बची हुई है, दूसरा जो हमारा बचा हुआ है इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होगा, माइक्रो बॉडीज होगा। तो आज हम लोग माइक्रो बॉडीज़ के बारे में कम्प्लीटली क्या करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए आज हम लोग अपना अगला पार्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हमारी क्या पढ़ेंगे, माइक्रो बॉडीज़। तो हम लोग कंप्लीट माइक्रो बॉडीज़ को क्या करेंगे, एक पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद बचेगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है और वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 3 लेक्चर और लगेगा, जिसमें हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेंगे एक लेक्चर में। एक लेक्चर में हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ लेंगे। एक लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम पढ़ लेंगे, ताकि उसमें मिक्सअप ना हो। तो एक एक लेक्चर्स को हम लोग उसको पूरा पढ़ लेंगे। इस तरह से 3 लेक्चर्स और लगेंगे। 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हमारी सेल बायोलॉजी डन। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 13 लेक्चर है, 3 लेक्चर और 16 लेक्चर। अगर 16 लेक्चर हम मानते हैं, 16 लेक्चर कितने, 16 घंटे का, 17 घंटे का होगा। अगर आप 17 घंटे ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, एक दिन भी, एक दिन में तो तब भी 24 घंटे होते हैं। अगर आप एक दिन ही कम्प्लीटली पढ़ लेते तो एक दिन में पूरी की पूरी आपकी सेल बायोलॉजी फिनिश हो गई। इसके बाद जैसे ही सेल बायोलॉजी आपका कंप्लीट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम आपकी एक महा मैराथन लेकर के आएंगे, जिसमें हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म्स में एक ही दिन में कंप्लीट 1 लेक्चर्स में ही कम्प्लीटली क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी जो सेल बायोलॉजी होगी वो भी क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं, क्या हमारा टॉपिक जो है वो है माइक्रो बॉडीज। अगर माइक्रो बॉडीज़ की बात करते हैं तो माइक्रो बॉडीज जो हमारा होता है वो क्या होता है, ये एक सिंगल, ये कैसा है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सबसे पहली बात तो यही हो गया कि ये कैसा होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। दूसरी बात यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि जो माइक्रो बॉडीज होती हैं, माइक्रो बॉडीज आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ये क्या होती है, स्मॉल साइज की अपने को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है इट कंटेन एंजाइम। ये क्या करती है, ये कंटेन करती है एंजाइम को। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम्स अपने को देखने को मिलते हैं कि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ माइक्रो बॉडीज की बात करें कि जो हमारे माइक्रो बॉडीज होती हैं उनमें क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहली बात, माइक्रो बॉडीज़ क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जितनी भी माइक्रो बॉडीज़ की बात करेंगे ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये क्या होती है, स्मॉल साइज की देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं यहाँ पर एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम लोग जब माइक्रो बॉडीज़ की बात करते हैं तो हमारी माइक्रो बॉडीज़ में सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, पेरोक्सीसोम्स देखने को मिलता है। दूसरा जो देखने को मिलता है वो होता है ग्लाइऑक्सीसोम होता है। तीसरे की बात करते हैं तो वो होता है स्फीरोसोम, हम लोग स्फीरोसोम्स की बात। और चौथा जो देखने को मिलता है एक होता है जिसको हम लोग लोमासोम बोलते हैं। तो 4 क्या हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर, जो कि क्या होते हैं, सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अगर सबकी बात करें तो सब क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये कंटेन करने का काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पैराक्सीसोम्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, पैराक्सीसोम। सबसे पहला हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होगा, पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम्स की बात करते हैं तो पैराक्सीसोम्स जो होता है ये क्या होता है, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये क्या होता है,
जो प्लांट और एनिमल सेल होती हैं या प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उन दोनों में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है। इसका मतलब ये दोनों में अपने को देखने को मिलता है, प्लांट में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ अपने को एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। जो अगली बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके जो डिस्कवरर्स हैं उनके डिस्कवरर को हम लोग टोलवर्ट बोलते हैं। जो डिस्कवर्ड करने वाले वैज्ञानिक हैं, डिस्कवर्ड बाई टोलवर्ट। टोलवर्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसके डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1969 में। 1969 में क्या किया था, सबसे पहले इसके डिस्कवरी करने का क्रेडिट जो है वो टोलवर्ट को जाता है। वहीं पर अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं कि इसके नेम को, नेम गिवन बाई, जो नेम है इसके नेम को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो उनका जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, बैवफव। क्या नाम है? बैवफेव एंड बर्धर, BERTHER। किसको? बेवफे एंड वर्धर को क्या होता है, इसके नेम को देने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, बेवफे एज वेल एज किसको जाता है, बर्दर को जाता है। और अगली बात जो होती है, ये कैसा होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, हमारा सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसका मतलब ये कैसा होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और अगली बात अपने को देखने को मिलती है कि इसका जो फॉर्मेशंस होता है, फॉर्मेशन ऑफ पराक्सीसोम, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम का जो फॉर्मेशंस होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि किससे होता है, लाइसोसोम से देखने को मिलता है। किससे होता है? लाइसोसोम से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि पराक्सीसोम्स का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो अपने को स्फेरिकल लाइक देखने को मिलता है। और अगली बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो हमारा पराक्सीसोम्स होता है उसमें क्या देखने को मिलता है कि पराक्सीसोम्स फॉर्म्स, पर ऑक्सीसोम फॉर्म्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड को क्या करता है, इट मीन्स H2O2 को क्या करता है, ये फॉर्म्स करता है। किसको फॉर्म्स करता है? ये H2O2 को फॉर्म करता है। वहीं पर अगर हम H2O2 की बात करते हैं तो ये जो H2O2 होता है वो क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि कैसा होता है, टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, एक तरह का एजेंट होता है। तो ये H2O2 की खासियत होती है कि जो हमारा हाइड्रोजन पराक्साइड होता है वो कैसा होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। और साथ ही साथ कैसा होता है, ये टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, एजेंट होता है। तो इस तरह से अपने को कुछ बातें जो हैं वो किसकी देखने को मिल गई, पराक्सीसोम्स की। तो हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोबॉडीज को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हो गई माइक्रोबॉडीज की। ये सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, हमारा बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें जो माइक्रोबॉडीज होती हैं वो क्या होती है, स्मॉल साइज की देखने को मिलती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। जो हमारा माइक्रोबॉडीज होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है। जिसमें पराक्सीसोम होता है, ग्लाइऑक्सीसोम होता है, स्फीरोसोम। मेनली 3 को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन लोमासोम जो होता है ये हमारा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसके मध्य में क्या होता है, अपने को लोमासोम देखने को मिलता है। लेकिन जो पराक्सीसोम होता है, ग्लाइऑक्सीसोम होता है और जो स्फीरोसोम्स होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक बात ये भी लिख सकते हो कि ये कैसा होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है। कैसा है, साइटोप्लाज्मिक क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। कैसा होता है ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एज वेल एज स्फीरोसोम्स, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ना कि प्रोकारियोटिक है। ये भी यूकारियोटिक है, ये भी यूकारियोटिक है, ये भी यूकारियोटिक है। लोमासोम भी यूकारियोटिक है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में क्या होता है, ये ऑर्गेनेल्स जो लोमासोम्स होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन के में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट हमारा पराक्सीसोम्स है। तो पराक्सीसोम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पराक्सीसोम जो होता है प्लांट में एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो टोलबर्ट को है। इन्होंने 1969 में क्या किया था, सबसे पहले पराक्सीसोम की डिस्कवरी की थी। वहीं पर पराक्सीसोम नेम देने का जो क्रेडिट है वो किनका है, बेवफे एज वेल एज बर्दर का है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पराक्सीसोम्स नेम को दिया था। जो हमारा पराक्सीसोम्स होता है ये सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से मिल करके बनता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारा फॉर्मेशंस होता है पराक्सीसोम्स का वो लाइसोसोम्स के थ्रू से देखने को मिलता है कि लाइसोसोम जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसके थ्रू से क्या होता है, लाइसोसोम्स के थ्रू से क्या होता है, पराक्सीसोम्स का फॉर्मेशंस होता है। नेक्स्ट बात अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारा पराक्सीसोम्स होता है या स्फेरिकल साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है या स्फेरिकल साइक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात अपने को देखने को मिलती है पराक्सीसोम्स जो होता है ये हाइड्रोजन पराक्साइड को क्या करता है, फॉर्म्स करता है। जो हमारा हाइड्रोजन पराक्साइड होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये टॉक्सिक हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगली बात जो देखने को मिलती है, जो हमारा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें से हमारे तीनों है, पराक्सीसोम भी है, ग्लाइऑक्सीसोम है, स्फीरोसोम्स भी है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसके कुछ और भी हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होगा कि इसके साइज़ की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है। और डायमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.1 माइक्रोन क्या होता है, इसका डायमीटर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पर सेल में कितने जो पराक्सीसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो नंबर ऑफ पराक्सीसोम्स की बात करते हैं तो लगभग अपने को देखने को मिलते हैं कि 70 से लेकर के 100 जो पराक्सीसोम्स होते हैं वो पर सेल्स क्या होते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, लगभग 70 से लेकर के 100 सेल्स क्या होते हैं, पराक्सीसोम्स जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके साइज की या इसका डायमीटर कितना होता है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर अपने को देखने को मिलता है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोन होता है, इसका डायमीटर होता है। वहीं पर नंबर ऑफ पर ऑक्सीसोम पर सेल की बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ पर ऑक्सीसोम पर सेल देखने को मिलता है वो कितना होता है, वो होता है 70 से लेकर के 100 क्या होती हैं, इब्री सेल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है इसमें क्या होता है, एंजाइम जो कंटेन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी माइक्रो बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम को कंटेन करने का काम करती हैं। तो उसमें से जो हमारा पराक्सीसोम्स होता है ये भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करती है, ये कंटेन करती है। जिसमें से हम सबसे पहले एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जो होता है वो ग्लाइकोकोलेट एंजाइम्स होता है। पहला क्या होता है, ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स होता है। ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो एंजाइम्स होता है वो फोटो रिस्पायरेशंस में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इट मीन्स द एंजाइम एसोसिएटेड विद फोटो रिस्पायरेशन। ये जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशंस में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करते हैं तो जो दूसरा एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, कैटालेज। दूसरा क्या होता है, कैटालेज एंजाइम्स होता है। कैटालेज एंजाइम्स जो होता है वो जो हमारा हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता है, इस हाइड्रोजन पराऑक्साइड को कैटालेज एंजाइम जो अपनी उपस्थिति में क्या करता है, इसको वाटर में प्लस ओ में, इट मीन्स ऑक्सीजन को क्या करता है, फ्री कर देता है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पर बना लेता है, तो ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड को क्या करता है, इसमें ब्रेक कर देता है। और भी कुछ हमारे अदर जो एंजाइम्स होते हैं, अगर हम उनकी, जैसे ये दो जो होते हैं सबसे मुख्य एंजाइम्स होते हैं, एक हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है, दूसरा क्या होता है, कैटालेज होता है। ये दो एंजाइम्स जो होते हैं पराक्सीसोम के सबसे मुख्य एंजाइम्स होते हैं। जिसमें जो हमारा ग्लाइकोकोलेट एंजाइम्स होता है वो फोटो रिस्पायरेशंस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा कैटालेज एंजाइम्स होता है वो हाइड्रोजन पराऑक्साइड को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। वहीं पर जो हमारे अदर एंजाइम्स होते हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, ग्लाइकोलेट
डिहाइड्रोजिनेज होता है, या हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है उसको हम लोग अमाइनो ट्रांसफेरेज बोलते हैं, अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स। ये सारे के सारे जो हमारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पर ऑक्सीडेज। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो मैंने 5 एंजाइम्स बताया, 2 ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 5वां। इस तरह से हमको 5 तरह के क्या हो गए, एंजाइम्स देखने को मिले, जो कि स्पेशली क्या होता है, जो हमारा पेरोक्सीसोम्स होता है वो कंटेन करता है। पहला एंजाइम है ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज, ये फोटो रिस्पायरेशंस में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होता है कैटालेज एंजाइम, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। कुछ हमारे अदर होते हैं, ग्लाइकोकोलेट रिडक्टेज होते हैं, अमाइनो ट्रांसफेरेज होते हैं, और पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस में क्या करते हैं, अपने रोल प्ले करते हैं। वहीं पर कुछ और भी चीज़ें अपने को देखने को मिलता है। जो हमारा पेरोक्सीसोम्स होता है वो क्या होता है, C3 प्लांट में भी क्या होता है, पाया जाता है। पेरोक्सीसोम आर फाउंड इन C3 प्लांट। ये क्या होता है, C3 प्लांट में भी देखने को मिलता है। जो हमारा C3 प्लांट होता है उसमें भी क्या होता है, पाया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा पेरोक्सीसोम्स है, पेरोक्सीसोम आर रिपोर्टेड इन लीवर एंड किडनी सेल, कि जो लीवर और किडनी की सेल होती है, लीवर और जो किडनी की सेल्स होती है उसमें भी पाया जाता है। C3 प्लांट में भी क्या किया गया है, इसको रिपोर्ट किया गया है। और एक एंजाइम्स हमारा होता है, जिस एंजाइम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, जैसे 5 हो गया, छठा एक और एंजाइम होता है लूसीफेरेज एंजाइम्स। क्या होता है, लूसीफेरेज एक एंजाइम्स होता है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। ये लूसीफेरेज एंजाइम जो होता है, जो हमारी सर्टेन लाइट फायर फ्लाइज होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है, जिनमें आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपने को देखने को मिलता है कि लूसीफेरेज एंजाइम की वजह से क्या होती है, काफ़ी चमकीली होती हैं। ये जनरेटिंग लाइट, ये क्या करती हैं, लाइट को क्या करती हैं, जनरेट। जैसे आप लोगों ने जुगनू का नाम सुना होगा, ये क्या होती है, लाइट जनरेट करने वाले क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरेटिंग रेटिंग लाइट। ये क्या करती हैं, लाइट को क्या करती हैं, जनरेट करने का काम करती हैं। जैसे इन फायर फ्लाइज, जो हमारी क्या होती हैं, फायर फ्लाइज होती हैं, फायर फ्लाइज होती हैं, उनमें ये क्या होता है, देखने को मिलता है कि जो हमारा पेरोक्सीसोम्स होता है उसमें भी क्या होता है, लूसीफेरेज जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट को क्या करती है, जनरेट करने का काम करती हैं। वहीं पर अगर हम लोग कुछ इसके बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं, इसके क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एंजाइम एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। C3 प्लांट में भी पाया जाता है। तो एक पहला पॉइंट इसका यही हो गया, फोटो रिस्पायरेशन इन C3 प्लांट, कि जो हमारा फोटो रिस्पायरेशन होता है, फोटो रिस्पायरेशन इन C3 प्लांट, की जो फोटो रिस्पायरेशन होता है वो C3 प्लांट में क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगली बात क्या होती है, दूसरी बात, एसोसिएटेड विद लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी क्या होता है, अपने सबसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। वो भी किसके केस में, स्पेशली एनिमल सेल के केस में। एनिमल सेल के केस में क्या होता है, जो एनिमल सेल के केस में क्या होता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या होता है, तीसरी बात करते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद अमाइनो एसिड एंड यूरिक एसिड। अमाइनो एसिड एंड यूरिक एसिड में क्या होता है, ये अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। और क्या होता है, इट आल्सो पार्टिसिपेट या इट पार्टिसिपेट इन फैटी एसिड चेन, पार्टिसिपेट इन फैटी एसिड चेन। ये फैटी एसिड चेन में भी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले कर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है किसमें, इन लीवर सेल में। इन लीवर सेल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस अपने को देखने को मिलती है। वहीं पर क्या होता है, छठे पॉइंट की बात करते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड, सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड
वो भी किस में देखने को मिलता है? ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन टिश्यू में देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या हुआ, कुछ उसके क्या हो गए, अपने को बेसिक फंक्शंस देखने को मिल गए। एक बार हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 0.1 माइक्रोन होता है। ये इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे स्मॉल साइज के होते हैं। नंबर ऑफ पराक्सीसोम जो सेल पर सेल देखने को मिलता है, लगभग 70 से लेकर के 100 पराक्सीसोम क्या होते हैं, वो पर सेल देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है हमारा क्या है, ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज है। अगर ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज की बात करते हैं तो यह एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि फोटो रिस्पायरेशंस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा कैटालेज होता है। कैटालेज जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन में क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। कुछ हमारे अदर टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारा ग्लाइकोकोलेट रिडक्टेज होता है, अमाइनो ट्रांसफेरेज होता है, एज वेल एज परऑक्सीडेज, और एज वेल एज हमारा लास्ट जो होता है वो लूसीफेरेज एंजाइम्स होता है, जो कि फायरफ्लाइज में क्या होता है, लाइट को जनरेट करने का काम करता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है जो हमारा पैराक्सीसोम्स होता है वो C3 प्लांट में भी देखने को मिलता है। ये लीवर सेल, एज वेल एज किडनी सेल्स में भी क्या किया गया है, इसको रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग उसके कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फोटो रिस्पायरेशंस में भी क्या होता है, C3 प्लांट में हेल्पफुल होता है। ये एसोसिएट होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, स्पेशली एनिमल सेल्स में। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड एज वेल एज यूरिक एसिड का क्या होती है, सिंथेसिस देखने को मिलती है। ये फैटी एसिड चेन में भी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की भी सिंथेसिस होती है, स्पेशली लीवर सेल्स में। और साथ ही साथ यहाँ पर फास्फोलिपिड की भी सिंथेसिस देखने को मिलती है, स्पेशली ब्रेन टिश्यू में। तो ये तो था ओवरऑल अबाउट किसके बारे में, पैराक्सीसोम्स के बारे में। तो आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनके हिसाब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की। जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो क्या होगा, हम लोग बात करेंगे स्फीरोसोम्स की, या हम लोग ग्लाइको ऑक्सीसोम्स की बात करेंगे कि ग्लाइको ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, स्फीरोसोम्स क्या होते हैं, उसके बाद लोमासोम्स क्या होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जो हमारा क्या होगा, ग्लाइऑक्सीसोम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने सोचा कि अभी जैसे अब एक ही आपका खत्म हो गया, मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका पूरा लेक्चर खत्म। इसलिए मैंने सोचा कि सारे के सारे जितने भी माइक्रो बॉडीज हैं उसको हम लोग एक लेक्चर में ही कंप्लीटली क्या करें, पूरा का पूरा फिनिश कर लें। क्योंकि छोटे छोटे ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एक लेक्चर में हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। इसीलिए मैंने जितना भी कंटेंट हमको जहाँ से भी मिला, यूजफुल कंटेंट जो था, वो मैंने सारे के सारे कंटेंट को यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, जो भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में आप इसको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने यूजफुल कमेंट भी दीजिए, कि अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगती है कि उसमें मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है तो आप लोग उसको भी अपने कमेंट में दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तब तो कमेंट करिए ही। साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या कोई भी नया स्टूडेंट है हमारे चैनल से जुड़ना चाहता, तो आप हमारे चैनल का जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम पे भी दिया, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, फेसबुक पर भी जुड़ने के लिए मैंने आपको दिया, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ने के लिए मैंने आपको दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी है कि आप अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय से मिलता रहे। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हमारा शॉर्ट वीडियो है वो आपको 5 बजे अवेलेबल हो जाता है, और 6 बजे क्या होता है, हमारा लॉन्ग वीडियो क्या होता है, आपको अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, ग्लाइऑक्सीसोम्स की। दूसरा जो है वो क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम। तो दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको हम लोग ग्लाइऑक्सीसोम्स बोलते हैं। तो ग्लाइऑक्सीसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड करने का जो क्रेडिट है वो बीबर वैज्ञानिक को, किनको है, डिस्कवर्ड बाई बीबर। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था बीबर। तो बीबर ने सबसे पहले इसको 1961 में सबसे पहले क्या किया था, इसको डिस्कवर्ड किया था। वो भी कहाँ से इसको डिस्कवर्ड किया था, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से, जर्मिनेटिंग या एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग मिनेटिंग कैस्टर बीन। जो कैस्टर बीन होती है
उस कैस्टर बीन के प्लांट से क्या किया था, उसको उन्होंने उसके एंडोस्पर्म से क्या किया था, उन्होंने आइसोलेट किया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है वो क्या होता है, आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा। ये ईस्ट में भी पाया जाता है और साथ ही साथ जो न्यूरोस्पोरा होता है उस न्यूरोस्पोरा में भी देखने को मिलता है, ये पाया जाता है। अगली बात ये देखने को मिलती है कि ये भी कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। ये भी कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। ये भी कैसा होता है, स्मॉल होता है और कैसा होता है, स्फेरिकल साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। साइक लाइक क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहीं पर अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, कि जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है वो प्लांट में तो पाया जाता है बट अब्सेंट इन एनिमल, ये एनिमल में क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है। ये बात याद रखना है। ये जो प्लांट होता है फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में क्या होता है, पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल्स होता है इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो क्या हो गया, तो ग्लाइऑक्सिसोम से इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है वो वीवर वैज्ञानिक को है, जिन्होंने कि इसको एक्सट्रैक्ट किया था। कहाँ से, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन, की जो कैस्टर बीन होती है, जो कैस्टर का दाना होता है, बीन होता है, वहाँ से क्या किया था, उन्होंने उसको डिस्कवर एक्सट्रैक्ट किया था। नेक्स्ट बात कि ये जो होता है ईस्ट में एज वेल एज न्यूरोस्पोरा, इसमें भी क्या होता है, ये पाया जाता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये भी स्मॉल होता है, स्फेरिकल साइक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ये क्या होता है, प्लांट में अपने को देखने को मिलता है, पाया जाता है। वहीं पर जब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो वर्जिन होती है, वो कहाँ से होती है, वो अपने को देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, इसकी वर्जिन देखने को मिलती है। पराक्सीसोम्स की वर्जिन कहाँ से देखने को मिली थी आप लोगों को, लाइसोसोम से क्या होता था, पराक्सीसोम जो होता था वो फॉर्म्स होता था। और इसका जो फॉर्मेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लाइऑक्सिसोम, इस ग्लाइऑक्सिसोम्स का जो फॉर्मेशन, जो वर्जिन हो रही है, वो अपने को देखने को मिल रहा है कि किससे हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, इसकी वर्जिन होती है। वहीं पर अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट, वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, एक नहीं कई सारे क्या होते हैं, इसमें एंजाइम्स अपने को देखने को मिलते हैं कि पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, अगर हम लोग बात करें तो पहला जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं माइलेट सिंथेटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब में जितने भी, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स है, सारे के सारे स्मॉल साइज के होते हैं, और जितने भी होते हैं सब में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप से क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स कंटेन होते हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, वेरियस टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला होता है माइलेट सिंथेटेज होता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है। तीसरा जो होता है वो कैटालेज होता है, चौथे की बात करते हैं तो सिट्रेट सिंथेटेज होता है। पांचवे की बात करते हैं तो मैलेट हाइड्रोजिनेज होता है, जिनेज। और ये सारे के सारे जो होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं किसमें, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में। किसमें होते हैं, जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल्स होती है, उस ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल्स में क्या होते हैं, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
ग्लाई ऑक्जिलेट एंजाइम सॉरी ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल होती क्या है। तो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो जो हमारा ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं यहीं पर लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फैट मॉलिक्यूल्स होता है, इस फैट मॉलिक्यूल्स का जो कन्वर्जन होता है वो किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। यही क्या होती है, ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स होती है, जिसमें जो हमारा फैट मॉलिक्यूल्स होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जब उसका कन्वर्जन जो होता है किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में, तो ये प्रोसेस जो होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कहलाती है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोनियो हम लोग जेनेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जब फैट किसी अदर सबस्टांस का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में या क्या होता है किसी शुगर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, उसका कन्वर्जन होता है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो जितने भी सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात अपने को याद रखना है। तो कितना पॉइंट हो गया, कई सारे इसके बेसिक पॉइंट अपने को देखने को मिल गए। डिस्कवरी वीवर ने किया, इंडोस्पर्म ऑफ जर्मेटिंग सीड में कैस्टर बीन में क्या किया गया, देखा गया। ईस्ट में न्यूरोस्पोरा में भी पाया गया, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल साइक लाइक बॉडीज होती हैं। प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, वर्जिन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। और अपने को अगर हम लोग इसके बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं, इसका बेसिक फंक्शंस क्या होता है, तो इसका जो बेसिक फंक्शंस अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है कि ये फैटी एसिड चेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या होता है ये, स्पेशली ऐसा बोल सकते हैं, स्पेशली फाउंड इन फैटी एसिड। ये फैटी एसिड में भी क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि ये पाया जा रहा है। जिसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो कैस्टर सीड हो गया, ग्राउंड नट सीड हो गया, ग्राउंड नट सीड हो गया। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक बात और कहें तो जो ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स होती है, डो नॉट पॉसेस इन एनिमल, ये बात याद रखना है, डो नॉट पॉसेस इन एनिमल। ये एनिमल्स में क्या होती है, पास नहीं होती है। इसलिए पास नहीं होती है क्योंकि जो हमारा ग्लाइऑक्सिसोम होता है सेल ऑर्गेनेल्स, ये स्पेशली क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसीलिए क्या होता है, जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है उसमें क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है, ये टोटली क्या होता है, ये प्रोसेस ही टोटली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। इस तरह से पूरा का पूरा ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, हमारा ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट और बचा हुआ है जो कि हमारा क्या है, स्फीरोसोम्स। तो हम लोग क्या बात पढ़ लेते हैं, स्फीरोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है जिसको हम आपको डिस्क्रिप्शन दें। ये सारे के सारे एंजाइम्स को हम पूरा आपको डिटेल में बताएं, बस इतना जानते रहिए कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स वो होती है जो कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, चेंज करती है। ये प्रोसेस जो होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल जो होती है वो एनिमल्स में होती है, नहीं पाई जाती है, बस इतना याद रखिए। ओके, तो बाकी ये आपका क्या हो गया, ग्लाइऑक्सिसोम्स हो गया। आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्फीरोसोम्स की बात करते हैं कि हमारा स्फीरोसोम्स क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्फीरोसोम्स के बारे में, वो भी मेरे ख्याल से एक ही स्लाइड में आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्फीरोसोम्स के बारे में कि हमारा स्फीरोसोम्स क्या होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक अपना और बचेगा जो कि हमारा क्या होगा, लोमासोम। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्फीरोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, ये तीसरा है स्फीरोसोम। ओके, स्फीरोसोम्स की बात करते हैं तो स्फीरोसोम की जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय हैंस्टीन, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, हैंस्टीन को जाता है, जिन्होंने 1880 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने स्फीरोसोम्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और अगर हम लोग इसकी वर्जिन की बात करते हैं, किसकी वर्जिन की बात करते हैं, तो इसकी जो वर्जिन होती है वो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो इसकी जो वर्जिन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग SER बोलते हैं। तो SER से क्या हुई है, इसकी वर्जिन हुई, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसकी वर्जिन हुई थी, अभी मैंने आपको पढ़ाया ग्लाइऑक्सिसोम। पैराक्सिसोम्स की जो वर्जिन हुई थी वो किससे हुई थी, लाइसोसोम से हुई थी। वहीं पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमारा क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा पार्ट जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स देखने को मिलता है, पाया जाता है। और वो राइबोसोम जो होता है वो यूकारियोटिक राइबोसोम्स होता है, इट मीन्स एटीएस टाइप का राइबोसोम्स होता है। लेकिन जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है वो क्या होता है, उस पर किसी भी प्रकार के कोई भी जो राइबोसोम्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या हो गया, इसकी वर्जिन, जिसके वर्जन में अपने को देखने को मिला कि किससे होती है, वो SER से होती है। वहीं पर अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो शेप तो सबका एक ही जैसा था, स्फेरिकल था। इसका भी जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो अपने को स्फेरिकल देखने को मिलता है। वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसकी साइज़ तो सबकी ही छोटी थी, सब के सब स्मॉल है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था। 0.2 से लेकर के 0.8 माइक्रोन क्या होती है, इसकी साइज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये भी कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेनस। सेल मेम्ब्रेनस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है। ये भी कैसा होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेनस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये स्पेशली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है, फाउंड इन प्लांट। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये प्लांट में अपने को देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में देखने को मिला। दूसरी बात अपने को देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल्स होता है वो भी पाया जाता है। क्यों इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन, पहले इसी को लिख देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, ये लिखना था, क्षमा चाहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में भी कैसा है, ये हाफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये हाफ यूनिट मेम्ब्रेन है। क्यों ये हाफ यूनिट मेम्ब्रेन है, इसलिए है बिकॉज, इसलिए क्योंकि जो इसमें फास्फोलिपिड होती है, फास्फोलिपिड जो इसमें होती है, फास्फोलिपिड आर ए सिंगल मोनोमर। इसमें जो फास्फोलिपिड होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक सिंगल लेयर ही होती है। कि जैसे फास्फोलिपिड की क्या होती है, मोस्टली देखने को मिलता है कि दो लेयर होती हैं, दो लेयर देखने को मिलती है फास्फोलिपिड की होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फास्फोलिपिड होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिंगल लेयर ही होती है, इसके टू लेयर्स नहीं होती हैं। जब इसकी टू लेयर्स नहीं होती, केवल सिंगल लेयर्स होती है, इसीलिए ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स तो हैं, लेकिन ये कैसा होता है, ये हाफ यूनिट मेम्ब्रेन है। इसमें कैसा पाया जाता है, अपने को देखने को मिलता है हाफ यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो फास्फोलिपिड होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिंगल लेयर की ही होती है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा स्फीरोसोम्स होता है उसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होती है वो लगभग क्या होती है, 98% अपने को प्रोटीन देखने को मिलती है। सॉरी, जो प्रोटीन नहीं, जो प्रोटीन होती है वो 2% देखने को मिलती है। वहीं पर हम फैट की बात करते हैं तो फैट जो होता है वो 98% क्या होता है, अपने को फैट देखने को मिलता है। तो प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है, लेकिन जो फैट का कंपोजिशन से वो कितना है, 98% अपने को देखने को मिल रहा है। एक बात और होती है कि जो हमारा स्फीरोसोम्स होता है उसको हम लोग ओलिगोसोम्स भी बोलते हैं, या ओलिगोसोम्स भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज ओलिगोसोम। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ओलियोसोम्स का भी नाम देते हैं। ओलियोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ओलियोसोम्स होता है उस पर क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओलियोसिन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। और ओलियोसिन जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होती हैं, इसकी मेम्ब्रेन पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन पर क्या होती है, अपने को देखने को मिलता है कि प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, ओलियोसिन प्रोटीन का भी नाम देते हैं। कि ओलियोसिन प्रोटीन क्या होती है, ओलियोसोम्स पर क्या होती है, जैसे ये हमारा बाउंड ऑर्गेनेल्स है तो इसके मेम्ब्रेन पर क्या होता है,
ये ओलियोसिन जो प्रोटीन्स होती है ये क्या होती है, अपने को देखने को मिलता है कि पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें भी क्या होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, एक नहीं कई सारे क्या होते हैं एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, इसमें स्टेरेज एंजाइम्स अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लिएज एंजाइम्स देखने को मिलता है। कौन से एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लिएज एंजाइम्स देखने को मिलता है। वहीं पर बात करते हैं प्रोटीएज एंजाइम्स होता है, प्रोटीएज एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स अपने को देखने को मिलता है। फास्फेटेजेज एंजाइम्स देखने को मिलता है। फास्फेटेजेज एंजाइम्स क्या होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने को देखने को मिलता है राइबो न्यूक्लिएजेज। ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा स्फीरोसोम्स होता है उसके अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो कितने एंजाइम्स हो गए, 6 एंजाइम्स क्या होते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट इसका क्या है, फंक्शंस है। नेक्स्ट क्या है, इसका फंक्शंस है। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका जो सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि ये क्या करता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, कि ये स्टोरेज किसका करता है, सिंथेसिस एंड क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फैट मॉलिक्यूल्स को करता है। और साथ ही साथ ये देखने को मिलता है कि दे आर आल्सो फाउंड इन एंडोस्पर्म सेल, आल्सो फाउंड इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ ऑयल सीड। जो ऑयल सीड होता है उसके एंडोस्पर्म सेल्स में भी क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो स्फीरोसोम्स होता है वो क्या होता है, पाया जाता है। किस तरह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, स्फीरोसोम्स के बारे में हो गया। अब आप स्फीरोसोम्स पर एक बार देखिए, तो मैंने सबसे पहले बताया कि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने किया है, हाइंस्टीन वैज्ञानिक ने किया है। 1880 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की गई है। अगर वर्जिन की बात करते हैं तो इसकी जो वर्जिन है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है। वहीं पर अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो इसका जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप होता है। हम साइज़ की बात करते हैं तो जो इसकी साइज भी है वो कितना है, 0.2 से लेकर के 0.8 माइक्रोन के आसपास इसकी साइज देखने को मिल रही है। ये भी कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है। इसमें मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया, ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स तो है ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाफ यूनिट मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारी फास्फोलिपिड लेयर्स होती हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल लेयर होती है, जिससे डबल लेयर फास्फोलिपिड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल सिंगल लेयर ही क्या होती है, फास्फोलिपिड की पाई जाती है, जो कि क्या होता है, मोनोमर फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको सिंगल मोनोमर्स बोलते हैं। इसी बिहाफ पर इसको हाफ यूनिट मेम्ब्रेन बोला गया। इसमें प्रोटीन का जो परसेंटाइल होता है वो 2% का होता है। फैट जो देखने को मिलता है वो कितना होता है, 98% के आसपास क्या होता है, इसमें अपने को फैट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्फीरोसोम्स को ही ओलियोसोम्स भी बोला जाता है। ओलियोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, एक तरह की स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग लाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं। ये क्या होती है, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स होती है, जो कि क्या होती है, ओलियोसिन के मेम्ब्रेन पर क्या होती है, पाई जाती है। जो ओलियोसोम्स होता है उसके मेम्ब्रेन पर पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओलियोसिन प्रोटीन का नाम देते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, हमारे कुछ डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। जिन एंजाइम्स की बात करते हैं तो एस्ट्रेज होता है, न्यूक्लिएज होता है, प्रोटीएज एंजाइम्स होता है। कौन सा होता है, प्रोटीएज एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलेजेज होता है, फास्फेटेजेज होता है, राइबोन्यूक्लिएजेज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अपने को एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका जो फंक्शंस होता है वह सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं ऑयल सीड की, उसमें भी क्या होता है, अपना जो स्फीरोसोम्स होता है वो पाया जाता है। ओके, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो बचा हुआ, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लोमासोम्स बोलते हैं, कि लोमासोम्स क्या होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप हमारे सेशन से जुड़िए, और बहुत जल्द ही जितने भी मैंने आपसे वादे किए थे वो सारे के सारे मैंने पूरे भी किए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपसे वादा किया, वो भी मैंने हर सैटरडे को चला दिया। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया, ठीक ना, कि हमको सर जो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो कराया जाए, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी कराया जाए। इसलिए मैंने वन डे फ्राइडे के दिन मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। जिस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि विश्लेषण करने में, क्वेश्चन को करने में कई सारा मिनट लग जाता है। तो हम अब मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। जैसे मैंने फ्राइडे के दिन जो सोचा हुआ है आप लोगों को जो सीरीज मिले, लगभग 150 क्वेश्चंस की सीरीज मिले या 125 क्वेश्चंस की सीरीज मिले, जो कि हम 1 घंटे में या उससे कम समय में या 1 घंटे के अंदर अंदर क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। जिसमें आप रैपिड फायर के रूप में आप खुद उसको डिसाइड करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इसी फ्राइडे को ही क्या करें, हम आपको जो क्वेश्चंस है उसका क्वेश्चंस हम आपको देते रहें, या हो सकता है कि आपको प्रीवियस में कहीं ना कहीं पे मिलता रहेगा। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा भी पेशेंस बना करके रखिए। तो आपको फ्राइडे के दिन क्या होगा, हम प्रैक्टिस सेट भी लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि जैसे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं जो सेल बायोलॉजी है, तो इस सेल बायोलॉजी से बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी आपने एलटी का एग्जाम दिया था उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस क्या थे, पूछे गए थे। एंडोक्राइनोलॉजी से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे ही सेल बायोलॉजी खत्म होगा, उसके बाद सेल साइकिल पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, फिर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट करिए, ताकि हम उसको पढ़ाएं। हम सोचे कि थोड़ा पहले सिंपल से हम लोग क्या करें, कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या करें, मूव करें। अभी हम लोग पढ़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आए, इसलिए मैंने सबसे पहले सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया इंडोक्राइनोलॉजी के बाद। नहीं तो हम आपको बायोटेक्नोलॉजी का आप लोगों का रिस्पांस कई लोगों का मिला था, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाला था उस पर कई लोगों का जो आया था वो बायोटेक्नोलॉजी पे आया था। इसलिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाना चाहा, लेकिन सोचा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कम लोगों को समझ में आता है। तो पहले हम लोग क्या करें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करें तो ज़्यादा क्या रहेगा, वो बेहतर रहेगा। तो लोअर बॉटनी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको पिछले फ्राइडे को भी मिला होगा। नेक्स्ट फ्राइडे को भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, आपको 1 बाय 1 हम लोग एल्गी का, फंजाई का, ऐसे सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, उसको लाते रहेंगे। आप उसको सॉल्व करते रहिए। आपके लिए डेफिनेटली क्या रहेगा, बहुत ही यूजफुल सेशन रहेगा सारे के सारे। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक हमारा जो बचा हुआ, जो हमारा क्या होता है, लोमासोम। लोमासोम मैंने पहले भी बताया था कि कोई साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हमारा नहीं है, कि लोमासोम कोई साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये हमारा जो प्लांट में जो सेल वॉल होती है, एज वेल एज जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है एज वेल एज जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में पाया जाने वाला क्या होता है, ये हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, बट यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स है। इसलिए मैंने माइक्रो बॉडीज में इसको भी क्या किया, कंसीडर कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, लोमासोम। लोमासोम एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, वो हमारा क्या है, लोमासोम। तो लोमासोम क्या होता है, ये भी कैसा होता है, पहली बात ये कैसा हो गया, स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर देखा तो आप लोगों ने सब के सब कैसे थे, वो स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिला। और ये कहाँ पर होता है, फाउंड बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल होती है, उनके दोनों के मध्य में क्या होती है, अपने को देखने को मिलता है कि पाया जाता है। इसका मतलब जो सेल वॉल होती है एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग प्लांट सेल्स की बात करते हैं, ये प्लांट सेल्स है, अगर ये प्लांट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये प्लांट सेल्स की, दूसरे पेन से बना दें, अगर ये प्लांट सेल्स की क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, अगर ये प्लांट सेल्स की क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, अगर हमने इसको बना दिया कि ये इसकी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। जो ब्लैक कलर का है वो सेल वॉल है, और जो ब्लू कलर का है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये इन दोनों के बिल्कुल मध्य में क्या होता है, ये ऑर्गेनेल्स जो होता है ये पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोमासोम्स होगा, इन दोनों के बीच में जो लोमासोम होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये पाया जाएगा। मतलब किसके किसके बीच में पाया जाएगा, जो सेल वॉल होगी एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन होगी, इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। और लोमासोम का जो सबसे स्पेशल फंक्शन अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। किसके लिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ
सेल वॉल। ये सेल वॉल का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। मतलब जो ये सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है, वो इस सेल वॉल को क्या करती है, फॉर्म्स करने में सबसे मुख्य भूमिका क्या करती है, वो लोमासोम्स का होता है। नेक्स्ट अपने को देखने को मिलता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा लोमासोम्स होता है, दे आर नॉट आ साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स। ये हमारा जो होता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा होता है, ये स्मॉल स्फेरिकल साइक लाइक हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया। ये जो होता है सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। मैंने फिगर के थ्रू से भी आपको बताया कि हमारी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, ब्लैक कलर की ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों के बिल्कुल मध्य में क्या होता है, लोमासोम्स जो होता है वो पाया जाता है, जो कि स्फेरिकल साइक लाइक बॉडीज होती है। और इसका जो फॉर्मेशन, ये जो हमारा लोमासोम्स होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में सबसे मुख्य भूमिका क्या होती है, वो लोमासोम्स की होती है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा लोमासोम्स होता है वो किसी भी तरह का कोई भी हमारा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। इस तरह से पूरा का पूरा हम लोगों ने ओवरऑल अबाउट किसके बारे में पढ़ लिया, जो हमारी माइक्रोबॉडीज थी। अब माइक्रोबॉडीज में हम लोगों ने पढ़ लिया पैराक्सीसोम्स को, पैराक्सीसोम्स का जो फॉर्मेशंस था। अब आप सबके फॉर्मेशंस की बात कर सकते हैं कि अगर हम बात कर लें पैराक्सीसोम्स की, तो जो पैराक्सीसोम्स का फॉर्मेशंस है वो लाइसोसोम से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। वहीं पर ग्लाइऑक्सीसोम्स की बात हुई, ग्लाइऑक्सीसोम्स की बात हुई, इसका जो फॉर्मेशंस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है स्फीरोसोम, स्फीरोसोम, जब स्फीरोसोम्स की बारी आई तो इसमें अपने को देखने को मिला कि क्या रहा, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंजाइम्स रहे हैं। और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन था वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ। जब बात आई लोमासोम्स की, इसका जो फॉर्मेशंस है वो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में हो रहा है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज जो सेल वॉल होती है उसके मेम्ब्रेन के बीच में होता है। पैराक्सीसोम्स में भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन जो एंजाइम था वो क्या था, ग्लाई ऑक्जिलेट ग्लाई ग्लाइकोकोलेट सॉरी ग्लाइकोलेट एंजाइम्स था, या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज था, जो कि मैंने आपको बताया जो फोटो रिस्पायरेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एक जो था मैंने बताया था कैटालेज, क्या था, कैटालेज। फिर ग्लाइऑक्सीसोम्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो होता है अपने को देखने को मिलता है ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल क्या होती है, चलती है। और ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल्स जो होती हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लाइको नियोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी अदर सबस्टेंस का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है, ग्लूकोज में, या किस में होता है, अपने को देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। जब किसी अदर सबस्टेंस का क्या हो, जैसे प्रोटीन हो, फैट हो, या कोई भी सबस्टेंस हो, उसका ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होता है तो वही क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये प्रोसेस जो होती है अपने को किस में देखने को मिलती है, ग्लाइऑक्सीसोम्स में देखने को मिलती है। वहीं पर जो स्फीरोसोम्स था इसमें भी हमको देखने को मिला था एस्ट्रेज एंजाइम देखने को मिला था, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स देखने को मिला था, हाइड्रोलेज एंजाइम्स देखने को मिला था, कैटालेज एंजाइम्स देखने को मिला। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के क्या थे, एंजाइम्स थे। लेकिन जब लोमासोम्स की बारी आई तो लोमासोम्स हमारा सबसे पहली बात, ये कोई साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है ही नहीं। मतलब ये साइटोप्लाज्म में इसमें पाया ही नहीं गया, इसके साइटोप्लाज्म में पाया गया। और जब इसके साइटोप्लाज्म में नहीं पाया गया तो इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो स्पेसिफिक एंजाइम्स था वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। और इसका जो मेन रोल भी था वो किसमें था, वो सेल वॉल के फॉर्मेशंस में देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी पहले से ही क्या होती है, हमारा एक नॉन लिविंग क्या होता है, मैटर होता है। ये क्या होता है, एक हमारा नॉन लिविंग मैटर्स होता है जो सेल वॉल अपने को देखने को मिलती है। तो इस तरह से लोमासोम्स अपने को ये देखने को मिला। तो ये तो था ओवरऑल अबाउट किसके बारे में, पूरा का पूरा किसका, हमारा माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। तो अब हम लोग कंप्लीटली माइक्रोबॉडीज़ के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो आएंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि आपका अभी
3 सेल ऑर्गेनेल्स आपका बचा हुआ है, जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे, गाल्जी बॉडी को पढ़ेंगे, एज वेल एज हम लोग लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे, क्योंकि वैक्यूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। आप याद भी करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है माइक्रोबॉडीज में क्या क्या आता है, डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आता है, सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम, जितने भी मैंने बताया सब के सब सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जितने भी होते सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये भी कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जितने भी होते हैं सारे के सारे हमारे सिंगल मेम्ब्रेनस क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो माइक्रोबॉडीज क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। हमारा जो सेंट्रोसोम्स था, अगर आपको याद हो, सेंट्रोसोम्स के पास भी डीएनए आरएनए पाया गया था, प्रोटीन पाया गया था, लेकिन उसमें राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन को फॉर्म्स करने वाला जो राइबोसोम्स था वो नहीं था। अगर राइबोसोम्स भी उसमें प्रेजेंट होता तो वो भी क्या होता, एक तरह का सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होता, इसीलिए हम लोग उसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं। अब सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया पूरा प्लास्टिक, इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट भी कम्प्लीटली डन हो गया। हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा का पूरा माइक्रोबॉडीज, जो आज हमने पूरा का पूरा फिनिश किया। फिर हम लोगों ने जो पूरा का पूरा पढ़ लिया था किसके बारे में, जो हमारा नॉन मेम्ब्रेनस था। राइबोसोम से भी हम लोगों ने खत्म कर लिया था, सेंट्रोसोम से भी खत्म कर लिया था। न्यूक्लियोलस तो हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर में ही पूरा का पूरा फिनिश कर चुके हैं, और उसी से रिलेटेड हमारा एक टर्म था क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम्स, उसको भी हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। फिर उसके बाद जो हमारा बचता है अब केवल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, तो तीन क्या है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स से, 3 दिन में क्या करेंगे हम लोग उसको कम्प्लीटली क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा साइटोलॉजी खत्म हो गया। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे सेशन को लाइक करिए, साथ ही साथ अपनी जो भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट जो कि हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं, वो हमसे जुड़ सकें और हमसे फ़ायदा ले सकें। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।